गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 का, है ना। आप लोग कब से बोल रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कुछ बताएं, और काफ़ी ज़्यादा आप लोग क्लास में ये हल्ला करते हैं कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कुछ पढ़ा देते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कहाँ से बनेगा? आप लोग थ्योरी क्वेश्चन करते हैं कभी नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज निकाल के और एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हो, भारतीय भवन हो, चाहे कोनो किताब हो, है ना। आप जब तक उसका थ्योरी बढ़िया से नहीं याद रखेंगे और नहीं समझेंगे तो हो सकता है आप देखिए, मैथ रटने का चीज़ है नहीं। पहला बात तो ये है, आप उसको रट के तो याद रख नहीं सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए ना समझने का, है ना। माथा पटकने से कुछ थोड़ा होता है कि हम उसको जो है ना रट रट के याद कर लेंगे। आप पहले उस थ्योरी को बढ़िया से समझिए। अगर थ्योरी आपको समझ में आता है तो सब बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम ये क्लियर है ना। तो बहुपद इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो एक बार आप कोशिश कीजिए कि बहुपद को पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको पढ़िएगा तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने में। देखिए, दो चर वाले हम लोगों का चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, यही है ना, समीकरण युग्म। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये है हम लोगों का चैप्टर का नाम। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, इन टू वेरिएबल। ठीक है, इन टू वेरिएबल। अब यहाँ समझिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये हम लोगों का टॉपिक का नाम है एनसीईआरटी बुक में। हमें इसमें ये समझना है, समीकरण शब्द यहाँ है लिखा हुआ, देखिए। अब एक चीज़ बताइए, एक है बहुपद और दूसरा है समीकरण। अब बताइए दोनों में अंतर क्या है? बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे बहुपद का तो उनको पता होगा, और जो पढ़े ही नहीं होंगे, बाबू साहिब बने होंगे, तो उनको, है ना, अब इलाज तो कराना होगा जी, बहुपद जाके वहाँ पहले देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप बताइए बहुपद और समीकरण में क्या फ़र्क है? जैसे हम एक क्वेश्चन लिख दें कि ax² प्लस bx प्लस c। अब ये बहुपद है कि समीकरण है? सिंपल सी बात है, ये बहुपद है, बराबर इधर जीरो कर दें तो समीकरण। समीकरण मतलब होता है तुलना करना एक दूसरे के साथ, है ना, समीकरण है। बराबर जीरो कर दिए तो समीकरण, बराबर जीरो नहीं दिए हैं तो बहुपद। बस इतनी सी बात समझना था। ठीक है, उसके बाद चर और अचर राशि हम आपको बता चुके हैं, आप एक बार ज़रूर जाके देखिए। चर और अचर कहने का मतलब होता है कि चर राशि वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जिससे हमें किसी चीज़ की पता ना चले। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम आपको बोलेंगे, देखिए चर और अचर, 5x अगर लिखें तो 5 तो आपका चर राशि। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में चर राशि है, क्लियर है। जैसे हम अगर आपको बोलें कि मेरे पास 10 रुपया है, तो आप कन्फर्म हो गए कि मेरे पास कितना रुपया है, तो 10 रुपया है। लेकिन अगर हम आपको बोल दें मेरे पास x रुपया है, तो आप उससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? कुछ अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो ऐसा चीज़ जिससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं वो चर राशि, वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है? अगर हम आपको ये बोल दें कि मेरे पास 10 रुपया तो है, लेकिन 10 रुपया x को है, तो वहाँ से भी आपका अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कितना है। हम आपको ये बोलें कि मेरे पास 10 रुपया तो है लेकिन 5 ठो है, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा सर आपके पास जो है ना 10 और गुना 5 कर देंगे तो 50 रुपया हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा चीज़ जिससे आप उस समीकरण का एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग जो है ना चर राशि कहेंगे, वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है? अब इसी में समझना है
यहाँ है दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण, अच्छा ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण के पहले कुछ कुछ पीछे वाला भी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव आपका कहीं से छूटे नहीं। बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड, अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आए तो 100% निश्चित रहिए कि यहाँ से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसमें हम लोग गुणांक पढ़ते थे। मान लेते हैं कि ये x² प्लस bx+c यहाँ लिखते हैं, और आपको पूछें सबसे पहले इसका बताइए x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो आप बोलेंगे सर ये होगा x² में ये गुना हुआ है तो ये होगा आंसर। हम बोलते हैं बताइए x का गुणांक, तो आप तुरंत बोलेंगे x में b गुना हुआ तो ये b हो जाएगा। हम बोले c का गुणांक बताओ, सॉरी x/0 का, तो x/0 यही ना है, हम आपको बताइए x/0 का मान 1 होता है। तो यहाँ तो इसका मान कुछ नहीं x पर, अब ये भी सोच सकते हैं बहुत बच्चा कि x यहाँ पर पावर 0 है ही नहीं, तो है ही नहीं तो 0, क्लियर है। तो ये गुणांक निकालने का तरीका। अगर इसी में बोलेंगे कि घात इस समीकरण का घात बताइए, घात मतलब पावर जी, पावर, तो आप तुरंत बोलेंगे सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो सबसे बड़ा घात 2 है, तो आंसर हो गया 2। मान लेते हैं हम इसको इस तरह का x³ 5x5 + 7x⁷ + 8y, मतलब इस तरह कुछ दे दें। अब बोलेंगे समीकरण का घात बताइए, तो सबसे बड़ा घात 7 है, तो इसका घात आंसर क्या हो जाएगा 7, क्लियर है। लेकिन कभी अगर आपको इस तरह का दे दे 2xy + 3 प्लस माइनस कुछ भी है ना, 3x² + 7x² या z यहाँ लिख दो, तो यहाँ देखना इसका घात कैसे निकलेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो घात देखिए, दोनों चर को देखना, ये भी चर राशि, ये भी चर राशि, ये भी चर, ये भी चर, ये चर, यहाँ पर और कुछ नहीं तो 1, और सब इस तरह का रहे ना, तो सभी चर का घात को जोड़ दीजिए। तो यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। तो सबसे बड़ा घात क्या है 5, तो आप आंसर मार दीजिएगा घात 5। ये तो बेसिक था। अब हमें दो चर पढ़ने के पहले हमें एक चर जानना होगा, है ना। तो एक चर कैसे होता है देखिए, एक चर कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये x + b, एक चर में, इसमें एक ही ना x है, एक चर है, तो एक चर जिसको हम लोग बोलते हैं रेखिक समीकरण, आप लोगों को याद है ना। एक चर में क्या क्या आता है देखिए, एक चर वाले बहुपद, बहुपद या समीकरण, बहुपद तो होता है रेखिक बहुपद, है ना, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद। इसका सामान्य रूप जनरल फॉर्म ये x + b होता है। फिर होता है द्विघातीय बहुपद, है ना, तो इसका होता है ये x² + bx+c। इसी तरह त्रिघातीय होता है, बहुघातीय होता है। बात समझिएगा, जितना बड़ा घात उसी को रेखिक, तो इसको एक घातीय भी बोलते हैं। तो एक ही को चर है, इसमें देखिए x एक ही को आ रहा है, इसमें x के अलावा कुछ आ रहा है, कहीं y मिल रहा है, कहीं t मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है नहीं, तो ये सब हो गया एक चर में, ठीक है। अब हमें यहाँ दो चर वाले, उसमें भी रेखिक, तो रेखिक मतलब ये हो गया पावर घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो इस चैप्टर को समझने के लिए अच्छा बताइए x + y + 3 लिख दें, तो ये दो चर वाला है। देखिए एक चर ये और एक चर ये, मान लेते हैं इधर और t जोड़ देते हैं, 3 चर हो जाता है, इधर z जोड़ देते हैं तो 4 चर हो जाता है। तो चर की संख्या बढ़ते जाएगा, एक आपका नाम बदलते चला जाएगा। तो ये बात आपको समझना था। अब यहाँ समझिए मेन चीज़ जो आपका टॉपिक है, फालतू का क्या गप करना। देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण, मैंने दो, इसका जो सामान्य रूप होता है, जनरल फॉर्म जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य रूप या व्यापक रूप, है ना, ऐसे, क्लियर है। तो इसका होता है सामान्य रूप ये x + by + c = 0। देखिए ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए इसका घात कितना है, तो घात इसका 1 है, क्योंकि यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है, क्लियर है ना। तो ये घात अब जानना पड़ेगा। घात यहाँ क्या है रेखिक, और जिसका घात 1 होता है रेखिक होता है। दो चर है तो दो चर, नाम हो गया क्लियर। तो जिस समीकरण में दो चर
देखिए इसका परिभाषा क्या होगा कि जिस समीकरण में दो चर है और दोनों चरों का घात एक हो, अधिकतम घात कितना हो दोनों चरों का एक हो, तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ। इसकी शून्य की बात करें तो इसका शून्य अनेक होता है, x का मान जितना रखते चल जाएंगे y का मान आपका उतना ही आते चला जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब इसी में हम लोगों को जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग इसमें जो है और एक बात समझना है, एक्स वाई का घात, इसमें देखिए a का मान कभी जीरो नहीं हो सकता है, b का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब काहे नहीं हो सकता है, अगर हम इसको जीरो कर देंगे तो बचेगा क्या, इसको जीरो कर देंगे तो ये भी गुना होगा जीरो, तो बचेगा बी वाई प्लस सी, तो ये एक चर में ना आ जाएगा। या फिर अगर इसको जीरो कर देंगे तो फिर वाई खत्म हो गया तो एक्स और सी नज़र आएगा, तो ये भी एक चर में हो गया। नहीं तो चर मतलब दोनों नज़र आना चाहिए, इसीलिए ये ना जीरो हो सकता है ना ही बी जीरो आपका हो सकता है। यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। और ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा, ये भी आप याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड वाला में घुमा फिरा के क्वेश्चन जैसे तैसे आपको पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का दो विधि है ना। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का कितना विधि है, दो विधि है। पहला विधि ग्राफीय विधि है ना। पहला विधि जो है वो क्या है, ग्राफीय विधि, जिसको आरेखीय विधि बोलते हैं, आरेखीय विधि। और दूसरा जो होता है वो बीजगणितीय विधि होता है। दूसरा क्या होता है, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं आरेखीय विधि, फिर हम लोग समझेंगे बीजगणितीय विधि। तो आरेखीय विधि को समझते हैं पहले। देखिए पहला आरेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। आरेखीय विधि में अब बताइए एक चीज़, आप ही लोगों से पूछते हैं कि एक तल है, समतल है, जैसे ये बोर्ड है समतल, इसमें आप कितने तरह का जो है ना समीकरण को बना सकते हैं, माने आरेख खींच सकते हैं। तो तीन तरह से। एक तो ऐसे समीकरण, अगर दो समीकरण दो चर वाले, अगर दो को समीकरण मान लेते हैं कि यहाँ सुनिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण। दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इजकल टू 0। ठीक है, c2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। अब बताइए इस दोनों समीकरण से हम क्या बोले कि a और b जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ और नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें यदि कोई नंबर हो सकता है तो इससे आप कितना समीकरण बना सकते हैं, कितने समीकरण को बना सकते हैं, ये आपको जानना है। तो इसमें जो है ना, देखिए भाई, इसमें हम तीन तरह का समीकरण बना सकते हैं। पहला समीकरण तो सर ग्राफ ऐसे खींच देंगे और दो समीकरण हो सकता है ऐसे कटेगा। समीकरण ऐसा भी हो सकता है, एक दूसरे के समांतर हो जाएगा ऐसे। समीकरण ऐसा भी हो सकता है कि एक ही के ऊपर दूसरा आ जाए। तो हम तीन तरह का समीकरण को खींचते हैं। तो पहला समीकरण अगर इस तरह का ग्राफ अगर आपका कभी बन जाए, क्रॉस वाला, एक दूसरे को ऐसे कटे, एक दूसरे को ऐसे कटे, तो उस तरह का समीकरण का नाम क्या होगा। दूसरा एक दूसरे के समांतर अगर हो इस तरह का, तो फिर उसका नाम क्या होगा। समांतर जरूरी नहीं, ऐसे इधर से भी हो सकता है। और तीसरा एक दूसरे के ऐसे होगा, समपाती जिसको बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक ग्राफ खींचे, दूसरा ग्राफ भी उसी के ऊपर आ गया। बात समझे। अब ये चीज़ समझना है, शून्यक। देखिए शून्यक और हल करने का मतलब, तुम लोग जो है ना बहुपद को पहले जाके पढ़ो। ठीक है, ये सब हमें फिर दोबारा बताना पड़ रहा है। हल और शून्यक एक ही चीज़ है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि x का
वह मान जो समीकरण को शून्य कर दे, उसी को हम लोग हल भी कहते हैं और शून्य भी कहते हैं। अब जैसे इसमें दो गो चर है, तो इसमें एक्स वाई का वह मान जो इस समीकरण को शून्य कर दे, तभी ना जीरो बराबर आएगा। अगर जीरो नहीं बराबर आएगा तो इसका मतलब ये समीकरण नहीं है। एक्स वाई का वह मान जो पूरे समीकरण को शून्य कर दे, उसी को हम शून्य या नहीं तो उसका हल कहते हैं। क्लियर है? तो पहले आप पीछे वाला चैप्टर जाके देखो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बीच बीच में जो है ना टपकना बहुत खराब बात है। ये B1 हो गया, B2 हो गया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक एक करके पढ़ाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसको VVI कर लीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, आप इसको VVI कर लीजिएगा, ठीक है। पहला जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। किताब दीजिए। देखिए पहला जो है अविरोधी समीकरण युग्म, ध्यान रखिएगा। दो समीकरण दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा, है ना, गिवन रहेगा, दिया रहेगा। पहला अविरोधी समीकरण युग्म, इसी को हम लोग बोलते हैं संगत समीकरण युग्म, ठीक है। सुनिएगा, दो समीकरण दिया रहेगा, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला और दूसरा समीकरण दिया रहेगा, इसमें तीन कंडीशन जानना, अविरोधी समीकरण युग्म और संगत समीकरण युग्म। अविरोधी समीकरण युग्म का शर्त क्या है? A1/A2 बराबर नहीं कभी होगा B1/B2। अगर इस फॉर्म में अगर आ गया, आप गुना भाग करके देखिएगा, तो इस फॉर्म में आ गया तो सीधा लिख देना कि वह अविरोधी समीकरण युग्म है। और यही सब क्वेश्चन में पूछता है कि कौन विरोधी समीकरण युग्म है, कौन अविरोधी समीकरण युग्म है, और इसी को हम लोग संगत समीकरण युग्म भी कहते हैं, ठीक है। अब बात रहा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए, पहले हल जानिए। इसका हल एक होगा, एक हल होगा। एक हल करने का मतलब जो भी आंसर आएगा एक वो आएगा, मतलब एक्स वाई का जो भी आंसर आएगा एक आएगा, एक नहीं मतलब जो भी आएगा एक ही ठो आएगा, बस ये समझना। और शून्यक भी एक ही होगा, शून्यक भी इसका एक ही होगा, ठीक है। एक मतलब एक संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, एक मतलब कुछ हो सकता है, जैसे 2-3 हो सकता है ना, 4-5 हो सकता है, इस तरह का कुछ जो भी आएगा मतलब एक ही को आएगा। एक पेयर आएगा, पेयर मतलब एक जोड़ा में आएगा, ठीक है। एक्स का मान कुछ, वाई का मान कुछ, इस तरह से, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक हल होगा, एक मतलब ये भी ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक पेयर, एक जोड़ा वाला एक आंसर होगा, ठीक। तो ये समझना है आपको। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, यहाँ समझना। इसका ग्राफ की अगर बात करें, अच्छा, जिसका एक हल होता है ना उसको अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय, गलती लिखा है, अद्वितीय, देखिए अद्वितीय हल, ठीक है, यूनिक। अब देखिए, अब अविरोधी समीकरण को हम लोग अगर पूछेगा इसका कितना हल, तो डायरेक्ट अद्वितीय हल, या नहीं तो एक हल भी लिख सकते हैं, एक हल भी लिख सकते हैं, या नहीं तो अद्वितीय हल भी लिख सकते हैं। ये बड़ी क्वेश्चन पूछता है कि अविरोधी समीकरण या तो इस तरह का दे दिया जाएगा ये वाला, और बोलेगा इसका कितना हल होता है, वहाँ लिख देगा एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, या अनेक हल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अद्वितीय हल वहाँ टिक लगाना है। अद्वितीय मतलब जिसका एक हल हो, जैसे सूर्य अद्वितीय है, मतलब सूर्य के अलावा दूसरा सूर्य नहीं है। चंद्रमा क्या है? अद्वितीय है। आप क्या हैं? अद्वितीय है, मतलब ये आपके जैसा और कहीं नहीं है, एक है आप, अद्वितीय होता है। इसका ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ बनता है प्रतिच्छेदी ग्राफ। प्रतिच्छेदी मतलब जैसे ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे ना, तो इस समीकरण का अगर ग्राफ खींचिएगा तो ऐसे आएगा, और इसका ग्राफ खींचिएगा तो ऐसे आएगा, तो एक बिंदु पर कट करेगा, और यही एक्स वाई का हल होगा, ठीक है। तो एक बिंदु पर, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। जहाँ इस तरह का फिगर बना
उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, अविरोधी समीकरण युग्म का ग्राफ या संगत समीकरण युग्म का ग्राफ। अब इसका हल कितना होता है ये, ठीक है, तो इसको समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसी में होता है विरोधी समीकरण युग्म, और यहाँ असंगत समीकरण युग्म करते हैं। और इसका जो इक्वेशन बनेगा, इतना बराबर इतना, देखिए इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, इस रूप में। इसका हल कितना होगा, अगर इस तरह का होगा तो इसका कोई हल नहीं और कोई शून्यक नहीं। इसका जो होगा ना हल और शून्यक पूछे तो यहाँ लिखना है कोई हल नहीं और कोई शून्यक नहीं। ग्राफ कैसे होगा इसका, तो ग्राफ समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर ग्राफ, यानी कि ग्राफ अगर बना के दिखाएं तो ग्राफ इसका इस तरह का बनेगा, समांतर, एक दूसरे के समांतर। ये मान लेते हैं ये x प्लस बी वाई प्लस सी, यानी ये B1 C1 का ग्राफ है, और ये हो जाएगा A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ है। तो इस तरह का एक दूसरे के क्या बनेगा, समांतर बनेगा। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 जो होगा, देखिए कंडीशन नंबर 3 संगत समीकरण युग्म, यहाँ हम लोग लिख देंगे आश्रित समीकरण, आश्रित समीकरण युग्म, नाम बदल जाएगा। कंडीशन नंबर 3 है ना, ग्राफीय विधि से, आरेखीय विधि से जो हम लोग हल करेंगे कोई दो समीकरण को, तो 3 तरह से। ये तीसरा है ना, आश्रित समीकरण युग्म, जिसको हम बोलते हैं संगत समीकरण युग्म, इसको भी संगत बोलते हैं। देखिए दो समीकरण को संगत समीकरण युग्म बोलते हैं। पहला जो बताए अविरोधी समीकरण युग्म, उसको भी हम लोग संगत समीकरण युग्म बोलते हैं, और इसको भी संगत समीकरण युग्म बोलते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसका कैसे होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये इस तरह से। जब इस कंडीशन में आपका आएगा, इसको हल करके हम लोग चेक करेंगे, तब इसका हल कितना होगा, तो हल के या शून्य के अनेक हल है ना, अनेक हल होगा, ठीक है। और इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो संपाती होगा जी, मतलब एक मान लेते हैं इसका अगर ग्राफ खींचे तो इस तरह आएगा, और दूसरे का भी ग्राफ इसी के ऊपर आ जाएगा। जब एक दूसरे के ऊपर कोई ग्राफ आता है ना, तो उसको बोलते हैं संपाती। तो ये जितना भी पार्ट चीज़ें आपको लिखा है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर ये चीज़ें आपको आएगा अच्छी तरह से, तो क्वेश्चन आप इजी रूप में कर पाएंगे। तो आपको करके हम दिखाएंगे ना, चाहे वो कोई भी किताब, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब हो, सब्जेक्टिव किताब, इसी का खेल है। ऑब्जेक्टिव में तो इसी का खेल है, एकदम 100% इसी का खेल है, आपको सिर्फ समझना है। उसके बाद आता है बीजगणितीय विधि, किताब वो लोग खोल के रखिएगा, ठीक है। बीजगणितीय विधि, आरेखीय विधि आपको समझ में आ गया। 3 कंडीशन फिर एक बार समझ लीजिए। पहला कंडीशन इस तरह का, 2 समीकरण दिया रहेगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 मानते हैं, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 सुनिएगा, ये सब A B C जो है ना, कुछ भी हो सकता है। नंबर 1 A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, पहला। दूसरा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तीसरा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। इस तरह देखिए, इसमें दोनों बराबर नहीं है, इसमें एगो बराबर हुआ लेकिन ये बराबर नहीं, इसमें तीनों बराबर है। तो यही समझना है। इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये निचोड़ हो गया आपका। आप अभी तक पूरा नहीं देखिएगा, और इतना ही देख के आप काम चला सकते हैं, ठीक है। सुनिए, अगर इस रूप में रहेगा, अगर इसको हल करने के बाद इस रूप में आएगा, तो इस समीकरण का नाम जो होगा ना, नाम, ये नाम अलग कलर से लिख दें क्या, देखिए आपको सजा के लिख के दिखाते हैं। इस समीकरण का नाम जो होगा, ये हो जाएगा अविरोधी, अविरोधी समीकरण, अविरोधी या संगत समीकरण युग्म, ठीक है।
और इसका हल की बात करेगा, बोलेगा इसमें कितना हल होता है, तो एक हल होता है, एक शून्यक होता है। अगर आपको बोलेगा कि इसका हल बताइए, हल या शून्यक, ठीक है, समझिएगा जी, अभी तक नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से समझ लीजिए। इसका एक हल होता है, कितना हल, एक हल, यानी कि जिसका एक हल होता है उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल। इसका ग्राफ की अगर बात किया जाए तो समझिएगा, आपको दिखाते हैं। इसका अगर ग्राफ की बात किया जाए, ग्राफ, तो ग्राफ इस तरह बनता है ना ऐसे, तो इसका ग्राफ किया जाए तो प्रतिच्छेदी, देखिए प्रतिच्छेद करता है, छेदी ग्राफ, मैंने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा इस तरह से। और इसमें अगर देखा जाए, इसमें, ठीक है, तो इस समय अगर इस रूप में रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए ना कितना अच्छा से आपको बता रहे हैं, पढ़ते ही नहीं है। इसको बोलते हैं विरोधी या असंगत समीकरण युग्म, ठीक है। और इसका हल अगर बात किया जाए, रुकिए, सजावट तो देखिए इसका हल अगर शून्य की अगर बात किया जाए, पढ़ते नहीं इसीलिए सजा देते हैं, आप लोग पढ़िएगा तो थोड़ा इतना सजा के लिखेंगे, देखिए, है ना, इसका कोई हल नहीं, ठीक है जी। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ समांतर ग्राफ बनेगा, जैसे ग्राफ ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, ग्राफ ऐसे, तो समांतर ग्राफ, ठीक है। नहीं पढ़ने वाले के लिए इतना सजावट है, और पढ़ने वाले के लिए सजावट नहीं है। पढ़ने वाले को कैसे लिखिए, कहीं भी लिखिए वो समझ जाएगा, और नहीं पढ़ने वाले को एकदम सजा के लिखना होगा एक एक लाइन, कि सर ये वाला क्या लिख दिए, फिर यहाँ घुसा दिए, कौन चीज़ लिख दिए, इतना उन लोगों के पास समस्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो नहीं पढ़ने वालों के लिए सजावट है, नहीं, चलिए, अगर इस रूप में रहे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आश्रित समीकरण, आश्रित, या नहीं तो इसको भी हम लोग बोलते हैं संगत समीकरण युग्म, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इसका हल अगर किया जाए, मतलब क्या किया, हल या शून्यक की अगर बात किया जाए तो अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। और ग्राफ की अगर बात किया जाए, सुनिए, इसका अगर ग्राफ की बात किया जाए, ग्राफ, तो इसका ग्राफ जैसे ऐसे खींचते हैं ना, संपाती जी, एक दूसरे के ऊपर संपाती ग्राफ कैसे होगा, तो देखिए ना, यहाँ कह रहा है आश्रित मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होना, एक है तो उसी के ऊपर दूसरा, इसमें एक्स वाई का मान अनेक होगा, इसके जितना भी आएगा अनेक, यहाँ देखिए अनेक हल लिख दिया ना, एक्स वाई का अनेक हल, इसमें कोई हल नहीं। बस ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, एकदम मेरा ये गारंटी है। एक क्वेश्चन अगर इससे छूट गया, एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट गया तो आप समझिए कि सर धोखा दे दिए, ठीक है। हम आपको इतना गारंटी देते हैं कि एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, सिर्फ 1 2 3 चीज़ याद रखिए बढ़िया से, जो जो यहाँ बात लिखा है सब बात एक एक करके नोट कर लीजिएगा बढ़िया से फेयर में, और इसको बनाइएगा, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। जो पढ़ने वाले हैं तो बहुत अच्छे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इतना सा बात याद रखिए, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरा। चलिए, इसमें अब होता है क्या, बीजगणितीय विधि, है ना, बीजगणितीय विधि देखिएगा, बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। बीजगणितीय विधि, इसको समझिएगा, कौन सा विधि, तो बीजगणितीय विधि। आप ग्राफीय विधि 3 तरह का, बीजगणितीय विधि 4 तरह का, तो कभी कभी ऑप्शन में 3 तरह का भी देता है, कभी 4 तरह का। अगर 4 तरह दिए तो 4 मारना है, और 4 नहीं दिया रहेगा तो 3 मारना है, ठीक है। तो पहला विधि क्या है, तुलनात्मक विधि, पहला विधि का नाम है तुलनात्मक विधि, ठीक है। 2 समीकरण, ये 2 समीकरण दिया रहेगा, इसको तुलना करके
हम लोग उसको बनाएंगे जब बुक हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसमें सब बता देंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा क्या है, विलोपन विधि, विलोपन विधि। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन है। और चौथा क्या है, तो वज्र गुणन विधि। बस आपको इतने चीज़ें जानना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अगर इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन आया तो उस दिन हम पढ़ाना छोड़ देंगे। अब ये नहीं कि मतलब पढ़ाना छोड़ दिया, मतलब ये नहीं कि मतलब सर आया नहीं, आप इतना पढ़ के जाइए वहाँ। ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके एग्जाम में। कहाँ से देगा क्वेश्चन, थ्योरी से बाहर थोड़ा क्वेश्चन दे पाएगा। बहुत देगा तो उसी में घुमा फिरा के इधर उधर करके देगा। अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा। ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन देगा ना, तो लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन देगा कि 1 मिनट में आपका काम हो जाए। ये नहीं कि आपको एकदम 5 नंबरिया वाला क्वेश्चन दे दिया, आप उसको खींचते रहें 5 नंबर 1 नंबर के चलते, वो सबसे बड़ा मूर्खता वाला बात हो जाएगा। ये नहीं कि आपको अगर 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है तो वो लोग सोच समझ के देता है ना कि 1 मिनट में बन जाना चाहिए, 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। 5 नंबर 10 नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा देगा कि एक थ्योरी दे देगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, 1 नंबर में थोड़ा देगा। या फिर धारा और नाव वाला क्वेश्चन आप एकदम घिंचते रहें, है ना, 1 नंबर के चलते पता चला आपका टाइम निकल गया, सारा चीज़ ख़त्म, है ना, टाइम ओवर हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, और कल से आप लोगों का जो भी ऑब्जेक्टिव किताब आप लोगों के पास है, बिहार बोर्ड वाले के लिए BVD है और झारखंड बोर्ड वाले के लिए जो भी है निकलता है, पहले हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव अगर आपका हो जाता है क्लियर, फिर हम सब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है। तो आप सिर्फ बने रहिए, और लास्ट में आप लोगों को हम इतना तो कह देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही। ठीक है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।